हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ ज्ञान के मोती के रूप में महाराजा अग्रसेन के पाठ को, जिसके सार को हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। आज नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न का। कौन थे राजा महाराज अग्रसेन? ठीक है, क्या किया इन्होंने, किस लिए इनको आज हम याद करते हैं, क्यों ये प्रेरक व्यक्तित्व की पुस्तक में इनके पाठ को शामिल किया गया है। तो पाठ का सार अगर आपने ध्यान से सुना है, जाना है, पढ़ा है, तो निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके मस्तिष्क में आ गए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 4 विकल्प मैं आपको बताऊंगी, उसमें से आपको चुनना है सही जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस विकल्प को। अग्रोहा राज्य के प्रजापालक और समाज सेवी राजा कौन है? यानी आपको बताना है, प्रजापालक यानी जो प्रजा का एकदम अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते थे, और समाज सेवी यानी समाज की सेवा किया करते थे। तो क्या वो महाराजा अग्रसेन है, क्या वो महाराज शूरसेन है, क्या वो महाराज धृष्टय हैं, या फिर महाराज छत्रसाल हैं? तो पाठ जिनके नाम पर है, तो थोड़ा सा मैं क्लू आपको दे सकती हूँ कि आप उस बारे में थोड़ा सोचें। जी हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो अग्रोहा राज्य के जो प्रजापालक और समाज सेवी राजा थे वे कौन है? महाराज अग्रसेन हैं। जैसे केबीसी में सबसे पहला वाला 1000 रुपये वाला प्रश्न होता है ना, सबसे आसान, वैसे इन विकल्प में भी पहला प्रश्न जो होता है वो सबसे आसान होता है। ये विकल्प की जो मैं बात कर रही हूँ, ये इन विकल्प की, परीक्षा में नहीं, वरना आप पहले वाले विकल्प को एकदम आसान समझ के कुछ भी टिक कर दें। तो ये वाला जो होता है ये एकदम जल्दी से समझ में आ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा भी है महाराजा अग्रसेन का पाठ पढ़ रहे हैं, तो अग्रोहा राज्य के प्रजापालक को जानना हो गया बेहद आसान। अग्रसेन का विवाह किसके साथ हुआ था? बस अब जैसे ये 2000 वाला प्रश्न शुरू हुआ है ना, तो थोड़ा सा कठिन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है अग्रसेन का विवाह किससे हुआ था। अब आप बताएंगे किससे हुआ था, माधुरी से, माधवी से, मांडवी से, या फिर मारुति से। ये 4 महिलाओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आप ढूंढिए इसमें कि कौन सा उनका विवाह किसके साथ हुआ था। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा सही जवाब आ रहे हैं। तो उनका विवाह माधवी के साथ हुआ था। तो ये जो थी, ये भी बहुत ही समझदार और राज्य को संभालने वाली, लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाली महिला थी, जिनका विवाह अग्रसेन से हुआ, और विवाह के पश्चात ये भी उनके साथ हर एक चीज में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देती थी। तीसरा प्रश्न है, महाराजा बल्लभ के दोनों पुत्रों के नाम क्या थे? तो महाराजा बल्लभ के दोनों पुत्रों के नाम अग्रसेन और चंद्रसेन थे, चंद्रसेन और उग्रसेन थे, अग्रसेन और शूरसेन थे, या फिर शूरसेन और शौर्यसेन थे। तो फटाफट से इस जो पहेली है इसको सुलझा लीजिए कि वो कौन से 2 उनके पुत्र थे। जी हाँ, तो पहले थे अग्रसेन, और उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था शूरसेन। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, दिमागी उथल पुथल, ये उसी का एक नतीजा था, उसी का एक परिणाम था। तो इस प्रकार जान गए हैं हम सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्रवंशजों की, जो अग्रोहा वंश के लोग थे, उनको अग्रवंशज कहा जाता है। तो अग्रवंशजों की शादी में आज भी, यानी कि वर्तमान समय तक, कौन सी परंपरा निभाई जाती है? ऐसा कौन सा रिवाज है जो उस समय शुरू किया गया और आज भी एज इट इज, यानी कि जैसे का तैसा निभाया जाता है? ठीक है, छत्र और चंवर की, छत्र व झूले की, छत्र व चौकी की, चौकी यानी वो भगवान को बिठाने का आसन या छोटा स्टूल, पट्टा जिसे आप कहते हैं, या फिर छत्र व मूर्ति की। तो छत्र सब में कॉमन है, पीछे वाला शब्द हर में बदल गया है। तो दीजिए दिमाग पे जोर कि ऐसी कौन सी चीज परंपरा है, क्योंकि जब हमने पाठ का जो व्याख्या पढ़ी थी उस समय हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात भी की थी। तो जल्दी से कर लीजिए याद। जी हाँ, सही जवाब छत्र और चंवर की, यानी वो जो एक पंखा टाइप से हिलाया जाता है, एक वो छाता टाइप से रखा जाता है, वो और छत्र, दोनों चीज़ों का आज भी जो अग्रोहा समाज के लोग हैं, अग्रवंशज जिन्हें कहा जाता है, उनके यहाँ जब भी विवाह होते हैं तो उसकी परंपरा का पालन किया जाता है। ठीक है, आ गए हैं हम प्रश्न 5 की ओर, जिसका प्रश्न है, पंचनद का वर्तमान अर्थ क्या है? क्या शब्द था पंचनद? तो यहाँ पर आप अगर संस्कृत तो आप पढ़ ही रहे हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो छोटी सी ये तत्सम भाषा का प्रयोग तो आप समझ गए होंगे कि पंच का अर्थ होता है 5, ठीक है, और नद का अर्थ होता है नदियाँ।
ठीक है, नद कहते हैं नदी को, महान बड़ी बड़ी नदियों को कहा जाता है नद। तो अब आप सोचकर देखिए यहाँ पर अगर हम इसका अर्थ ले लें तो ये कौन सा क्या बनेगा। ठीक है, विकल्प बताती हूँ, पंचतत्व, पंचनाद स्वर, पंजाब या फिर पंचद्रव्य। कौन सी चीज को पंचनद कहा जाता है? तो द्रव्य पानी से रिलेटेड वर्ड है, पंजाब शहर का नाम है, पंचनाद स्वर तो संगीत से जुड़े होते हैं, और तत्व तो मैं आपको एक बार किसी और पाठ में भी बता चुकी हूँ कि पंचतत्व क्या होते हैं। तो सोच कर देखिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए पहले तो कि क्या होगा इसका सही जवाब। क्या आपने कभी सामान्य ज्ञान में कभी पढ़ा है कि 5 नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? किसी राज्य को 5 नदियों के कारण क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो अब आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ गई है वो मुझे बता रही है कि आपको इसका जवाब पता है। यानी पंचनद का वर्तमान अर्थ है पंजाब से। पंज आब जो उसका शब्द है वो यही कहता है कि वहां पर 5 नदियां बहती हैं। तो ये एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है कि 5 नदियों वाला शहर कौन सा है, तो आप पंजाब कह सकते हैं। प्रश्न 6 की ओर हम आ गए हैं। प्रतापनगर राज्य किस नीति पर आधारित था? नीति यानी पॉलिसी, ऐसी कौन सी नीति का पालन वहां पर किया जाता था? तो देखिए, खुश रहो खुशी बांटो, बिल्कुल हो सकता है। जियो और जीने दो, ये तो बहुत ही अच्छा है। जय जवान जय किसान, किसानों का सम्मान करो और जवान रहो, शायद ऐसा कुछ। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं और ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो आपको बताना है सही जवाब। जी हाँ, वो एक नीति पर आधारित था। नीति मतलब उनकी एक पॉलिसी थी जिसको सारे लोगों को फॉलो करना यानी मानना बेहद ज़रूरी होता था, सभी लोगों का उसका पालन करना पड़ता था। तो सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी नीति थी, क्योंकि वो नीति हमारे लिए भी उपयोगी हो सकती है। अरे वाह, तो उसका सही जवाब है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, यानी कि स्वयं भी अच्छे से जिएं और दूसरे को भी अच्छे से जीने दें। कोई हस्तक्षेप ना करें, उसकी प्रसन्नता में और स्वतंत्रता में, दोनों में कोई बाधा ना डालें। तो जियो और जीने दो सिर्फ प्रतापनगर के लिए नहीं, पूरे के पूरे भारत के लिए, पूरे के पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी नीति साबित हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अग्रसेन ने पशु बलि के स्थान पर किसे पूर्णाहुति का साधन बताया? यकीन मानिए, जब ये पाठ मैंने पढ़ा और ये बात मैंने भी जानी तो मेरा हृदय इनके लिए आदर और सम्मान से भर गया, एक विशेष आदर। क्योंकि पशु बलि एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी भी जो पूजा थी या हवन था उसके अंत में किसी मासूम निर्दोष जीव की बलि दी जाती थी, है ना। कई बार वो कोई मेमना हो सकता है या वो बकरी का बच्चा हो सकता है या कोई अन्य जानवर जिसकी मन्नत उन्होंने मांगी हो। तो क्या किसी की बलि से, क्या किसी की हत्या करने से कोई ईश्वर प्रसन्न हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो कतई ऐसा नहीं मान सकती। तो यहाँ पर जो अग्रसेन जी ने शुरू किया, जिस चीज को खत्म किया और जो नया शुरू किया, वो काबिले तारीफ है। क्या शुरू किया, क्या खत्म किया, जानते हैं। उन्होंने पशु बलि के स्थान पर, यानी पशु बलि को सबसे पहले बंद कराया था। और क्या शुरू किया, उसके विकल्प हैं नारियल को, लाल वस्त्र को, बेलपत्र को या फिर उपरोक्त सभी को। तो आपको देना है इसका सही जवाब कि जब उन्होंने हवन के बाद पशु बलि को बंद किया तो भाई यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए, मतलब कि यज्ञ पूर्ण हो गया, उस समय अंत में किसी एक चीज को प्रसाद स्वरूप चढ़ाना रहता था अग्निदेव को। तो उन्होंने क्या शुरू किया? तो उन्होंने शुरू किया था, जी हाँ मैं बताती हूँ सही जवाब, नारियल को। आप अब देख रहे हैं घर घर में नारियल फोड़ा जाता है, कोकोनट जिसे आप कहते हैं। तो उन्होंने इस पशु बलि प्रथा को खत्म करके किसी भी यज्ञ हवन और पूजन के अंत में नारियल फोड़ने को उन्होंने उसी स्थान पर रख दिया कि ये आप पशु बलि दे दें या आप ये नारियल फोड़ दें, आपको एक सा पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे पशु बलि प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी जाने कितने निर्दोषों की, जीवों की जान बचा ली उन्होंने। और नारियल बढ़िया स्वादिष्ट भी होता है, उसका पानी भी काम आता है, ऊपर की जो जटाएं होती हैं वो भी काम आ जाती हैं, जो खोल निकलता है उससे भी कई चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें बन जाती हैं, और नारियल का तो स्वाद ही अद्भुत होता है। तो इस प्रकार उन्होंने नारियल के प्रयोग को शुरू करा दिया था। अब आप भी देखिए, जब घर में कोई पूजा पाठ होता है तो आपको भी वो नारियल टूटने का इंतजार रहता है। उस नारियल को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। तो पशु बलि के स्थान पर उन्होंने पूर्णाहुति का साधन किसे बताया? नारियल को, कि अंत में नारियल अग्निदेव को चढ़ा दीजिए या फिर उसको फोड़कर प्रसाद स्वरूप खा लीजिए, चढ़ा लीजिए, सब कुछ एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो बहुत सारे निर्दोषों का जो आत्मा की जो पुण्य होगा वो इनको जरूर मिला होगा। यदि कोई अश्वमेघ यज्ञ करे, उस समय अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे,
तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। उस जो यज्ञ था, हर एक यज्ञ के अपने अपने रिवाज थे, तो उसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को बीच में पकड़ लेता था तो क्या होता था, क्या करना पड़ता था उसको? क्या उस व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता था, या फिर घोड़े को पकड़ा है भाई तो अब पालन पोषण भी आप ही करो, यानी उसका ख्याल रखना पड़ता था। घोड़े का बचाव, यानी कि दौड़ने से घोड़े का बचाव करना पड़ता था, या फिर घोड़े का मूल्य, यानी कि उसकी कीमत देनी पड़ती थी कि चलो भाई अब घोड़े की कीमत है जो इतने भी लाख रुपए वो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि घोड़ा आपने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर क्या है इसका सही जवाब, फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, सही जवाब है युद्ध करना पड़ता था। जो व्यक्ति घोड़े को पकड़ लेता था, ये माना जाता था कि उसने अपने आप को ये प्रूफ किया, राजा को चैलेंज कर दिया है कि मैं भी तुम्हारे समान शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ, आओ युद्ध करें। तो घोड़े को कोई पकड़ता ही नहीं था, तो वो जहाँ तक दौड़ता रहता था वो फिर राजा का राज्य माना जाता था। लेकिन अगर कोई बीच में पकड़ लेता था तो उसको चैलेंज की तरह माना जाता था राजा के लिए कि आइए मुझसे युद्ध करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपने सही जवाब, आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन की स्मृति में, स्मृति का अर्थ होता है उनकी याद में, आपने अक्सर ये मंदिरों में, धर्मशालाओं पर लिखा देखा होगा ना कि इसकी स्मृति में ये मंदिर बनाया गया, इसकी स्मृति में ये धर्मशाला बनवाई गई, तो मतलब याद में उनको डेडिकेट करके, जैसे आप कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन की स्मृति में क्या जारी किया था? क्या जारी किया मतलब क्या शुरू काम किया? डाक टिकट जारी किया, उपहार जारी किए कि भाई उनकी स्मृति में हम सबको उपहार यानी गिफ्ट देंगे, मुफ्त इलाज यानी जब भी उनकी याद आएगी हम सबका मुफ्त इलाज करेंगे, या फिर उपरोक्त सभी, डाक टिकट भी जारी किया, इलाज भी मुफ्त कर दिया और गिफ्ट भी देने लगे। तो क्या भारत सरकार ने इतना सब कुछ किया था, या एक है इसका सही जवाब? जी हाँ, तो भारत सरकार ने, जब आपने पाठ पढ़ा था और अंत में आपने कुछ सामान्य ज्ञान की चीजें पढ़ी थी, वहां हमने इसका उत्तर पढ़ा है। ठीक, तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो अभी भी सुन सकते हैं कि भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन की स्मृति में डाक टिकट जारी किए थे। डाक टिकट यानी पोस्टल स्टैंप जिन्हें कहते हैं। तो जब पत्राचार होता था, लोगों का पत्रों के माध्यम से लोग बातचीत करते थे, तो वहां पर डाक टिकट में ऊपर की तरफ 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए तक का वो एक टिकट लगा दिया जाता था। बहुत छोटा सा होता था, इस प्रकार जो एक एनवेलप हुआ करता था ना पहले, ऐसे एक जो एनवेलप होते थे, तो वो यहाँ जहाँ इसके अपोजिट साइड में इस तरफ जहां पर हम लिखते थे पता वगैरह, तो यहाँ पर कोने में ये डाक टिकट लगाए जाते थे। और ये डाक टिकट जो होते हैं उसी के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट उस पत्र को जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचाता था। तो डाक टिकट जारी किया गया था या उपहार दिए गए। तो अब आप सही उत्तर जान गए हैं कि भारत सरकार ने उनके नाम पर उनके फोटो के साथ उनको डाक टिकट को जारी किया था। तो डाक टिकट आप पोस्टल स्टैम्प समझ गए, एक बार गूगल कर लीजिएगा या घर में पूछेगा, किसी ना किसी ने देखा होगा या आपके घर में आपको मिल सकता है। दिल्ली से अग्रोहा होकर पाकिस्तान सीमा तक जाने वाले राजमार्ग का नाम क्या है? राजमार्ग यानी जिसे आप नेशनल हाईवे कहते हैं। ठीक है, आप जिस भी शहर में रहते हैं कहीं ना कहीं कोई बाईपास या राजमार्ग या हाईवे के नाम से आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। बड़ा लंबा चौड़ा सा रास्ता अब तो बना दिया गया है, तो सड़क परिवहन मंत्रालय को बहुत हमारा थैंक यू होना चाहिए कि अब तो राजमार्ग बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये बात कब की है, जब महाराजा अग्रसेन थे उस समय में भी राज्य मार्ग बनाए गए थे। तो दिल्ली से अग्रोहा, वाया अग्रोहा होते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करने वाला जो हमारा राजमार्ग था वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। महाराजा सेन राजमार्ग, महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग, महाराजा अग्रोहा राजमार्ग, या फिर महाराजा अग्रसेन मार्ग। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो देखिए मार्ग वाला तो ऑप्शन शायद यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि राजमार्ग की बात हो रही है और मार्ग होता है छोटा रास्ता। तो ये आप अगर फ्लिप द क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप इसको हटा सकते हैं। बचे हैं अब आपके पास 3 ऑप्शन, तो 3 में से कौन सा सही है? महाराजा सेन राजमार्ग, तो इसमें उनका नाम नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? फिर महाराजा अग्रोहा राजमार्ग, तो अग्रोहा तो पूरा वंशज थे वो, है ना, तो राजा के नाम से रखा जाएगा। बचा है हमारे पास एक ऑप्शन, महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें हर शब्द स्पष्ट है और आवश्यक है। तो देखें जरा कि यही है इसका सही उत्तर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो राजमार्ग बना है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस प्रकार हमने जाना अंतिम 10वें प्रश्न का उत्तर।
तो यहाँ आप समझ गए हैं कि किस प्रकार ये सारे प्रश्न गुथे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा सिखाना चाहते हैं। और बहुत सारा सीखने का जो लाभ है वो ये मिलता है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं या जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है और हम छोटी छोटी 2-2 लाइन के जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में भी उन्हें सोचकर उन्हें दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर्स बना सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स तो एग्जाम में आते ही हैं। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स को लिखने के लिए जितने ज़्यादा शब्द मस्तिष्क में होंगे उतना ही अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसलिए आप कर पा रहे हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हर तरह से आपको आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है, आपका विकास करना चाहता है, चाहे वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो, सार के माध्यम से हो या फिर इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हो। तो मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है भारत का जो कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक की हर एक बोर्ड, हर एक विषय, हर एक कक्षा के बारे में ढेरों वीडियो यहाँ आपको उपलब्ध कराता है जो कि है पूरी तरह निःशुल्क। तो आप इनके लाभ लीजिए ताकि अपनी कक्षा और परीक्षा दोनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा, जो नए बच्चे होंगे शायद वो ये सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CUET, NTSC जैसे एग्जाम्स, ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं और स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है और बिल्कुल मुफ्त है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक दी है उस पर क्लिक करके आप बुक्स और ई-बुक्स भी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक तो आप कर ही रहे हैं, शेयरिंग आप कर रहे हैं और शेयरिंग जो है वो मस्ट है, यानी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बात अब हम जान चुके हैं और मान चुके हैं। कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार। बहुत किसी बढ़िया से पाठ को लेकर मैं जल्दी हाजिर होती हूँ। तब तक कीजिए मेरा इंतज़ार। खुश रहिए। बाय बाय।